बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज और नए आगाज़ के साथ हाजिर होने के साथ साथ एक सुबह जिसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी खबरें आप लोगों के साथ होंगी। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। और प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले वो मैसेज जो शाहजेब और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आपसे शेयर कर रहे हैं, और वो ये है कि प्लीज मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये सिर्फ एक पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं है, ये हमारी इंडिविजुअल होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। और ये हम रोज बताते तो हैं, लेकिन आज खास तौर पर इस पर ध्यान इसलिए दिया जा रहा है और इस पर एम्फेसाइज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अब केसेस में इजाफा हो रहा है, शरह में इजाफा हो रहा है, मुस्बत केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर कराची की अगर बात करें, लाहौर की बात करें, तो आप लोग जहां पर भी हैं पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर में, मास्क का इस्तेमाल करें, बाकायदगी से हाथ धोएं, आप हुजूम में जाने से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि घरों में रहें। अगर जरूरी काम है, जाहिर बात है जब आपको दफातर जाना है वो तो जाना है, स्कूल आजकल बंद है, लेकिन जब आप हम देखते हैं कि फजूल में लोग मुख्तलिफ इज्तिमात में जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जा रहे होते हैं जहां बड़े बड़े हुजूम होते हैं, वहां पर जाने से इज्तनाब करें। बाजारों में कोशिश करें अगर आपको जाना भी है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हम एटलीस्ट इतनी एहतियात तो कर सकते हैं, इतना एहतियात कर सकते हैं। मैं ख्याल इतना भी कर सकते हैं जहां कि अपनी जान के ऊपर जब बात आती है शाहजेब, तो हम लोग को थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए। हम हाथ तो धो लें, हम बाहर से आते हैं हाथ नहीं धोते, वही हाथ लेकर हम जाके पानी भी पी लेते हैं, फिर हम खाना भी खा लेते हैं, हम लोगों से हाथ भी मिला लेते हैं। प्लीज हाथ ना मिलाएं। एक जो हमारे पास एक टाइम आया था उससे हमें दोबारा ना गुजरना पड़े, ये उसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं। और प्लीज 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 प्रोग्राम को आज हमने आगाज सुबहनामा से सिर्फ इस तरह किया है कि आज से हम रोज आप लोगों के सामने एक पब्लिक सर्विस मैसेज जरूर ये बोला करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोइए, और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कभी भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन मौजूद है, आप लोग जा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो लोग रह गए हैं, अब आप लोग के पास ये ऑप्शन है अभी भी कि आप लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कोविड की, और इसी पर हम जैसे कि देख रहे हैं कि अब जो बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए एयर ट्रैवल पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। और इसके हवाले से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो है ट्रैवल पॉलिसी तब्दील जो की गई है उसमें है कि जिसके मुताबिक कैटेगरी सी और बी को खत्म करने का बाकायदा जो है वो शाहजेब इनिशिएटिव लिया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब पाबंदी जो लगी थी कोविड की वजह से उसमें नरमी की जा रही है एक तरह से, कि अब तमाम जो एयरलाइंस हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो मुसाफिर हैं वो बेसिकली ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं या पाकिस्तानी हैं, लेकिन वैक्सीन शुदा ना, वैक्सीन तो लाजमी है ना। मतलब ये ना कोने में से कोई निकल जाए, मतलब ऐसा नहीं करनी, नहीं अब तो नरमी कर दी, हमने सुन लिया था। तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। और बोर्डिंग से 48 घंटे पहले आपने अपना पीसीआर टेस्ट भी कराना है, जो कि मनफी आना जरूरी है, और वो अगर आपका मनफी आ गया और आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये नई ट्रैवल पॉलिसी है जो तब्दील की गई है। शाहजेब, ऑपोजिशन में आए दिन हम शोर देख रहे हैं, कभी कहीं से शोर उठ रहा होता है, कभी कोई इजलास में शोर उठ रहा होता है, कभी किसी पे तनकीद कर रहा होता है, किसी पे कोई जुमलाबाजी मार रहा होता है। व्हाट इज हैपनिंग भाई? लेकिन जितना मर्जी शोर हो, शोर शराबा हो, मुखालफत हो, कौमी असेंबली में कसरत राय से आपका बिल मंजूर हुआ, स्टेट बैंक का भी और साथ साथ मिनी बजट भी। तो इसके बाद अब ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिक्र भी किया कि मिनी बजट आने के बाद क्या चीजें महंगी होंगी, तो अब बहुत कुछ महंगा होने जा रहा है। और मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए जो टैक्स हैं वो लगेंगे। छूट खत्म होने से मोबाइल फोन, स्टेशनरीज, पैक फूड आइटम, सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में बताई थी, वो महंगी हो जाएंगी। बस शाहजेब, ये तो सारी बेसिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इस वाले जो मिनी बजट आया है, इसने जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जोर दिया, ये देखने में आया है। लेकिन वही वाली बात है कि 356 अरब जमा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो है वो 30 रुपए बेसिकली जो है वो फी लीटर तक बढ़ा दी गई है। और मिनी बजट में तरक्याती बजट और 200 अरब रुपए की जो है वो कटौती भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। 356 अरब जमा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए फी लीटर तक बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और हम जैसा कि जिक्र करते रहे मरी सानहे का बार बार जिक्र किया, जिस तरीके से हमने कोशिश भी की कि वहां पर जो मामला था आखिर उसकी वजह क्या थी, क्या वजह थी कि वहां पर ये सानहा पेश आया, क्या वजह थी कि लोग वहां पर फंसे, उनको होटल्स में ना रहने दिया गया। तो इन तमाम बातों पर तो गुफ्तगू होती रही, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सानहा मरी का जो मामला है वो अदालत में पहुंच चुका है। और सानहा मरी में अमवात का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आइंदा जुमे तक
जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की है। और साथ चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स भी दिए। बिल्कुल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो ज़्यादा वक्त देने की जो है वो इस वक्त उनको मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतरुल्लाह ने करार दिया है कि कानून में NDM किसी सानिए से निमटने और जो है रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। और वही वाली बात है कि इस वक्त अमल नहीं किया और ये अगर नाकाम हुई तो ऑब्वियसली ये तो कानून है ना, फिर समाज यही कहा जाता है कि NDMA ही जिम्मेदार होता है, जबकि ऐसा कोई भी हम देखते हैं नेशनल डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, तो यही रिमार्क्स में कहा गया है। बिल्कुल, यही रिमार्क्स में कहा गया है कि कानून पर अमल नहीं किया गया NDMA की जानिब से और वो नाकाम हुई है, तो इसी पर रिपोर्ट भी वो मांग रहे हैं और अब समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शाहजेब, अगर ये तो चलो हमारे मुल्क की सिचुएशन है और इस वक्त हमें इससे निमटना है मिलकर, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं और वो है भारत में इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, मतलब बहुत ही किसी और ही रुख पे चल पड़ा है, पूरी दुनिया इसको विटनेस कर रही है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर सबसे बड़े पाकिस्तान में आपको बताते हैं, कभी कुछ आ रहा होता है, कभी किस तरीके से जुल्म किया जा रहा होता है, कभी कुछ वीडियोस मंजर आम पर आ जाती हैं और इस तरह हम देख रहे हैं कि जो इंतहा पसंदी है भारत में वो बेलगाम हो रही है। और यहाँ पर ये बताना अभी हम आपको चाहेंगे कि जो जेनोसाइड वॉच है उनकी जानिब से भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अब बाकायदा दुनिया भर में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुसलमानों की नस्लकुशी वहां पर की जा रही है। और ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि ये 8वें मरहले में दाखिल हो चुकी है नस्लकुशी मुसलमानों की और सिर्फ नस्ली पामाली से एक कदम दूर है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। मुसलसल इंटरनेशनल जितने भी आलमी इदारे हैं वो मुसलसल जो है खबरदार कर रहे हैं, वार्न किया जा रहा है, बोला जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है, वही वाली बात है। लेकिन इस वक्त जो बेलगामी है वो अगर ना होती तो अब पूरी दुनिया में जो है वो आवाज भी ना उठाई जाती। दैट्स ऑब्वियसली कि ISS जो है वो नफरत से भरी जो है वो इस वक्त तंजीम जो है वो जिस तरीके से इस वक्त जो कैरेक्टर अदा कर रही है, दैट्स एक्चुअली सिर्फ हम विटनेस नहीं है, पूरी दुनिया इसकी विटनेस है। पंजाब में जखीरा है, कैरेक्टर किसी और का भी ठीक नहीं है, कैरेक्टर किसी और का भी ठीक नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे हैं किसी भी दौर में शाहजेब, किसी भी एज में, किसी भी कहते हैं हम सन में, अगर हम देखा जाए किसी भी जिंदगी के वक्त में जखीरा करने के ऊपर कभी किसी ने कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया। जखीरा करना सही तो नहीं है शाहजेब, बिल्कुल गलत है, जखीरा अंदोजी बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और इनके खिलाफ अब शिकंजा भी तैयार किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, इनको पकड़ा जा सके। अब बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं अगर वो जखीरा अंदोजी करते हैं उनमें और वो पकड़े जाते हैं तो उनको 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। और ये पहली दफा में है। अगर वो दूसरी बार पकड़े गए तो फिर से उनको 1 साल की कैद और 45,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो अब आप लोग कुछ खौफ खाएं और कोशिश करेंगे जखीरा अंदोजी ना करें, इसमें हम सबका नुकसान है। अब जो बेचारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं इनको जरूरत की चीजें मिल जाएं, वो बेचारे उससे ही महरूम हो जाते हैं। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये देखें माया ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। आप लोगों पर भी ये बात अब लाजिम है क्योंकि हमें वो वक्त याद करना चाहिए, वो 2020 याद करना चाहिए जब लॉकडाउन हुआ था, लोगों के कारोबार गए थे, लोगों का रोजगार बंद हो गया था, किस तरीके से हमने मुश्किलात का सामना किया था। उन सब चीज़ों से निकलकर हम जब इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और सब वैक्सीनेटेड भी हैं, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो काइंडली एहतियात करें कि इस ओमिक्रॉन की जो लहर आई हुई है, ये 5वीं जो लहर है, इससे भी हम बचें और इसी तरीके से अपने आप को महफूज रखें, मास्क पहनकर, समाजी फासला इख्तियार करके और वैक्सीन लगा के। मेरा सिर्फ इतना सवाल है शाहजेब, क्या हम 2020 का वक्त भूल गए? क्या हम भूल गए कि लॉकडाउन किस तरह हुआ था? क्या हम भूल गए कि कारोबार किस तरह अफेक्ट हुआ था? क्या हम भूल गए कि लोगों के चूल्हे जो है ठंडे पड़ गए थे? क्या हम भूल गए कि वो वक्त जब सड़कों पर हम निकलते थे तो हमें लगता था क्या ये हमारे ही शहर है, क्या ये कराची शहर है, क्या ये लाहौर है, क्या ये इस्लामाबाद है, हमारे और दीगर शहर? क्या हमें लगता था कि जिंदगी बिल्कुल बदल नहीं गई? क्या उस वक्त में दोबारा जाना है? क्या हमने अभी मजीद जो है इस तरह का जो है इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अब मजीद रखना चाहिए, जबकि हम एक इतना बड़ा वक्त देख चुके हैं? और वो वीरानियां, वो सन्नाटे हम सबको याद हैं, कितना मुश्किल था वो लॉकडाउन में वक्त गुजारना। तो काइंडली इस बात पर सोचें, कोशिश करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे ही बताया जा रहा है गुज़श्ता रोज 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद रही है। ये कराची की बात कर रहे हैं, कराची में वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों का भी यही इस वक्त सूरत हाल है कि जो ये नई लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बहुत तो
तेजी से इसका फैलाव हो रहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं वबाई अमराज, जो माहिर वबाई अमराज हैं, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे हैं और केसेस में इजाफा भी हो रहा है, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, क्या वाकई यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन ही है जो तेजी से फैल रहा है इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में? जी वालेकुम सलाम। सो बिल्कुल, ज़्यादातर जो हम जब जीनो टैंपरिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वायरस आ रहे हैं, और याद रखें ये सिर्फ कुछ ही सैंपल के होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन ही आ रहे हैं, तकरीबन 70 to 80% के करीब। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह सिचुएशन बढ़ रही है, क्या हमारा वार्न करना भी इतना ही हम सही तरीके से वार्न कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे? क्योंकि अभी मैंने सुना साइप्रस में कुछ केसेस आए हैं जिसमें डेल्टा क्रोन भी आ चुका है, ज़रा वो भी प्लीज़ बता दीजिएगा। साथ साथ ये कि रवा माह के दौरान आपकी नज़र में मुस्बित केसेस में कितना इजाफा हुआ है? जो डेल्टा क्रॉन जो है वो प्रोबेबली एक्चुअली अभी आ रहा है कि ये शायद नहीं है, लैब में कोई गड़बड़ हुई थी इनकी, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरिएंट्स जो है वो बनते रहते हैं, और ये जो वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो हमेशा थोड़ा तब्दील होता है, तो जितना जितना इन्फेक्शन फैलेगा उतने वेरिएंट्स इसके मजीद पैदा होंगे। अब जहाँ तक मुझे शरह के अंदर है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी जिस तेजी से इस दफा ये नंबर्स बढ़े हैं, मैंने पिछले 4 वेव में इस तेजी से नंबर्स नहीं बढ़े थे और बढ़ते चले जा रहे हैं एट दिस पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, कभी अमरीकी माहिरीन की स्टडीज सामने आती हैं कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, अगर कंपैरेटिवली बात करें डेल्टा से तो उतना ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं हो रहा, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप बआसानी इससे बच सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन बेसिकली कितना खतरनाक है, इससे बचना कितना ज़रूरी है, और अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो क्या वो मुकम्मल तौर पर महफूज है ओमिक्रॉन से? जी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्रॉबली ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा शदीद नहीं है जितना बाकी जो आपके वेरिएंट्स थे। अलबत्ता इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होंगे तो शिद्दत वाले जो लोग हैं, जो नंबर्स हैं, वो वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर 1% को की मोर्टेलिटी इसके अंदर होती है, 1% लोग अगर मरते हैं, तो अगर लाखों के तादाद से लोग इन्फेक्ट होंगे तो फिर मरने वालों की तादाद भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। दूसरी, वैक्सीनेशन की जब बात करें तो याद रखिए जी, और जब वैक्सीनेशन की बात करें तो याद रखें ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन जो यूएस में भी है वो हमारी फाइजर मोडर्ना से भी है। उसके साथ तुमको लगता है कि शायद हमारी शिद्दत कम होती ज़रूर है, जो यहाँ पे वैक्सीन लगी हैं उसके अंदर इतना भी तहकीक कभी आई नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बस एहतियात करें। आई थिंक एहतियात करेंगे, मास्क पहने रहेंगे तो इसी से हम बच जाएंगे। That's the only possible way. Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, वो वाली बात है कि लापरवाही एक बहुत बड़ा जो है वो कैरेक्टर अदा करती है किसी भी सिचुएशन में, चाहे हम इमोशंस को लें या बीमारियों को लें, सिचुएशन को लें। तो क्या आवाम के दिलों से कोरोना का डर ख़त्म हो गया है? हैव दे स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी लाइटली बिकॉज सीम्स दैट दे हैव फॉरगॉटन व्हाट 2020 वाज? क्या हालात हो गए थे, क्या सड़कें बंद हो गई थी, चूल्हे बंद हो चुके थे, वीरान हो चुके थे, लाइक शाहजेब सेड, लाइफ वाज समथिंग दैट वी हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। तो क्या लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया डॉक्टर साहब? So I think थोड़ा सा little bit of mixture, थोड़ा सा obviously उस पर तो ज़्यादा डर था, हमको ये वायरस करता क्या है ये वाला। इसके साथ साथ हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वायरस के बारे में वो थोड़ी सी तब्दील भी है। इस वजह से आपने देखा होगा कि हमारी गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हमको बचने का तरीका थोड़ा सा आ गया। हमारे पास वैक्सीन आ गई, हमको पता है मास्क हेल्प करती हैं। पहले वेव में हम अगर आपको याद पड़ता है, मास्क इतना नहीं पहन रहे थे। मगर ये ज़रूर है कि लोग एंड मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा ये अपने दिल पे बात रख ली है कि ये बहुत माइल्ड केस है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर भूलें मत कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी, जिनके अंदर और मसले मसाले हैं, जो बूढ़े हैं, वो अभी तक बहुत वनरेबल हैं और उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं जब ये सर्द मौसम है तो बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, फ्लू का बहुत आम होना हम देखते हैं, साथ थ्रोट इन्फेक्शंस हम भी बहुत कॉमन हो जाते हैं, खासतौर पर बच्चों में भी, बड़ों में भी। आपको लगता है कि मैं मतलब ये भी जानना चाह रहा हूँ साथ कि ओमिक्रॉन हो या ये वायरल इन्फेक्शन है, कोई फ्लू है या दीगर चीज़ें हैं, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके बाद हम कहें कि नहीं यार ये वाकई ओमिक्रॉन ही है, हम जाकर टेस्ट करवा लें? तो क्या अलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं जो हमें ये वाजे करती हैं चीज़ें कि ये ओमिक्रॉन है या ये कोविड है और ये नॉर्मली हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं?
तो आई विश हमारे पास कोई ऐसा सिम्टम होता। याद रखें कोविड भी वायरस ही है, एंड अभी जो हम केसेस देख रहे हैं उसमें काफी लोगों को नज़ला, गले में दर्द हो रहा होता है, और इस वजह से उनको लगता है कि ये शायद कोविड नहीं हो, दूसरे लोगों को फैला रहे होते हैं। सो अगर आपको इवन अगर नज़ला हो, गला खराब हो, अगर बुखार ना भी हो रहा हो, टेस्ट स्मेल ना भी जा रहा हो, जिस्म में दर्द नहीं भी हो, तो बेहतर है टेस्ट करा लें। उससे एटलीस्ट 2 फायदे होंगे। एक तो आपके घर वाले से आप थोड़ा से उनको बचा सकते हैं, ये फैलेगा नहीं, और फिर तो तसल्ली भी होती है कि भाई कोविड है या नहीं है। हाँ, वेरी वेल, ये बात की आपने कि कुछ अगर आपको हो भी रहा है, आपको डाउट भी हो रहा है, चले जैसे हम लोग थोड़ा सा भी खांस रहे डॉक्टर साहब, तो डर इतना हो गया है कि वो एक मजाक भी बन गया है ना, कि डर गए, अरे खांसी हो रही है तो मैं खुदा खांसा कोरोना ना हो, लेकिन टेस्ट करा दो। टेस्ट कराने में कोई मजायका नहीं। डॉक्टर साहब, एक जो अपील आवाम से आप करना चाहें, कोई बात या मशवरा या कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आप चाहें कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, बिकॉज कराची में, सिंध में बहुत तेज़ी से जो है वो कोविड और कोरोना केसेस बढ़े। जी डॉक्टर साहब। सो अगेन वही चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें। इम्पॉर्टेंट बात मास्क की ये है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं कि आपने अपने ये कानों में लटका लिया है, इसको ऊपर नाक और मुंह को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों में देखा है कि वो मास्क नीचे करके बातें कर रहे होते हैं, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइम जब ये वायरस फैलता है। दूसरी चीज़ ये कि हजूम वाली जगहों पे प्लीज़ ना जाएं। आई नो आजकल कुछ फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, तो स्पेशली अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी, या घर में ऐसे लोग हैं जो बहुत वनरेबल हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी जगहों पे जाना। एंड देन ऑब्वियसली वैक्सीनेशन, अपने दोनों वैक्सीन लगा लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली वैक्सीन लगा लें। अपनी बूस्टर्स लगा लें अगर आप वो लगा सकते हैं तो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ थे, माहिर वबाई अमराज, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। प्लीज़ 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 वैक्सीनेशन लगाएं, शाहजेब बार बार कह रहे हैं मास्क लगाएं, और प्लीज़ जो है मास्क को नीचे मत रखें, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, मास्क को पहनने के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अक्सर लोग मास्क जो है ना वो नाक पर पहन रहे होते हैं, गर्दन पे पहन रहे होते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि नाक और मुंह पर रखें। बेसिकली आपने यहीं से बचना है, और यही वो 2 जरिए हैं जहाँ से आपका जो वायरस है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो खैर डॉक्टर साहब ने तफसीलन बताया हमें इस वेरिएंट के बारे में और किस तरीके से हमें बचना है। खैर हमें मालूम तो है किस तरीके से बचना है, लेकिन ये जानना ही बहुत जरूरी है कि अब ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है, और हमें एक बार फिर रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है आप सबको कि हम सबको एहतियात वैसे ही करनी है। लेकिन एहतियात तो हम कर लेंगे, लेकिन महंगाई से एहतियात कैसे होगी, उधर से कैसे बचेंगे, कोरोना से तो बच जाएंगे, महंगाई से कैसे बचेंगे। आए दिन जो है वो कीमतों पे इजाफे की जो खबर आती रहती है, उस पर इंसान से ये सोचता है कि मेरा बजट बिल्कुल आउट हो चुका है। शाहजेब, हम लोग ये सोचते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो ही विल बी गेटिंग मैरिड वेरी सून, एंड देन ऑब्वियसली जब एक घर इंसान होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, इंसान सोचता है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी है, जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो कितने लोगों की कफालत लोगों ने करनी होती है, एक एक इंसान पूरा घर चला रहा होता है। शाहजेब, हुकूमत के इस तरह की मतलब महंगाई वाली सिचुएशन में जहां मुल्क में महंगाई का राज है, कैसे सर्वाइव करेगा ये काम? बिल्कुल सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अशिया जरूरियां हैं वो जब महंगी हो जाएंगी, और तमाम ऐसी चीजें जो आपके घर में आना बहुत जरूरी है, जिससे आपका पूरा घर चलता है, तो यकीनी तौर पर आपका जो घर का बजट है वो आउट होगा। और जिस तरीके से हमने ये देखा था कि जो मुनाफाखोर हैं उनकी वजह से ही महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा, और दूसरी जानिब हम ये भी आपको खबर दी थी कि चंद रोज कबल लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया था, और छापा मारकर इजाफी नर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन कर सके, ताकि वो इसलिए तैनात किए गए थे। लेकिन क्या उनको तैनात करने के बाद कोई बेहतरी आई है? क्या प्राइस कंट्रोल हो सकी है? क्या जो अब लोग बाजारों में जा रहे हैं तो जो सरकारी निर्ख है उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? बिल्कुल है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, और इसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मां गए, उन्होंने वहां क्या देखा और क्या रिपोर्ट की, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर बदलते दिन के साथ कीमतें भी बदलती जा रही है। आवाम परेशान नजर आती है, दालों से लेकर सब्जियों तक और फलों से लेकर खुश्क मेवाजात तक हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान के साथ बातें कर रही हैं। आज हम जाएंगे लाहौर के बाज़ारों में और जानेंगे आवाम से कि क्या ये महंगाई किसी हुकूमती पॉलिसी की वजह से है या हुकूमती रेट लिस्ट पर अमल ना होने की वजह से ये महंगाई है। तो चलिए पूछते हैं आवाम के साथ। पिछले साल से इस साल में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है प्राइस का। ये जो बादाम पहले था 1000 रुपये किलो, अब 1600 मिल रहा है। जो भी रेट हुकूमत डिसाइड करती है उस पर कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं हो रही, चाहे वो ग्रोसरी का आइटम हो, चाहे सब्ज़ी हो, कोई भी आइटम है। महंगाई अब ज़्यादा है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया।
और ये सब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से। महंगाई की जो जड़ें हैं ये तो बहुत आगे तक हैं, IMF के मतलब कि उस पर ये करती है डिपेंड, लेकिन इसके साथ जो बाकी लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं ना। चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन जैसे अभी आप यहाँ से चूक चीज़ ले रहे हैं वो आपको डिफरेंट रेट मिलेगा, बाहर निकल जाएंगे डिफरेंट रेट मिलेगा। लाहौर के बाज़ारों की सूरत हाल भी आपने जानी और आहो बका करते हुए आवाम की भी सुनी, जिनकी हुकूमत से अपील थी कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू किया जाए और कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि हुकूमती रेट लिस्ट पर अमल करवाया जा सके। कैमरामैन ताहिर खोकर के साथ ज़ीशान चिश्ती, 922 न्यूज़, लाहौर। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से लोग भी बता रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। घर में जो सामान लाना है, अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो महंगाई की वजह से खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज में ये मालूम हो सकता है और पता लगता है कि क्या वाकई महंगाई हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है। और ये लोगों से जानना ही बहुत जरूरी है कि जो महंगाई हो रही है वो लोग क्या सोचते हैं कि असल में जिम्मेदार है कौन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जबकि 5% की राय जो है लोगों में आई है, काफी ज्यादा इस सर्वे के हवाले से जो है वो रिपोर्ट भी आई हैं। लेकिन इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब एक बार फिर मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर वक्त निकालने के लिए। सबसे ये कि एक के बाद एक दिलचस्प सर्वेज आप लोग करते हैं, लेकिन इस सर्वे में कितने अफराद की राय को शामिल किया गया? सबसे पहला सवाल, हाउ मेनी पीपल वर इंक्लूडेड इस सर्वे के अंदर? और ये कौन लोग थे 5% जिन्होंने ये कहा है कि फजूल खर्ची से महंगाई बढ़ती है? सर यही बताइए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जो हमारे जनरली सर्वेज हैं वो स्टेटिस्टिकल बुनियादों पर पूरे पाकिस्तान से लोग चुने जाते हैं। इस सर्वे में तकरीबन 1700 अफराद ने शमूलियत इख्तियार की, और ये अफराद जैसे पाकिस्तान में सेंसस की शरह में जिस तनासुब में लोग पाए जाते हैं, शहरी लोग भी और देहाती लोग भी, चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी। तकरीबन 120 डिस्ट्रिक्ट से लोग इसमें शामिल हुए, मर्द और ख्वातीन भी थे, अमीर और गरीब लोग भी थे। तो हमने सवाल ये पूछा क्योंकि लोग और हुकूमत ये बयानियाँ देती है कभी कि महंगाई तो है मगर लोगों को ये यकीन है और उनको कर लेना चाहिए कि हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, इसका ज़िम्मेदार ताजिर बरादरी है जो कि कीमतें ज़्यादा वसूल कर रही है, या इसकी ज़िम्मेदार आवाम खुद हैं क्योंकि वो फजूल खर्ची करते हैं। तो फजूल खर्ची करने से और लोगों के लिए कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो हमने जब लोगों से सवाल किया तो उनके ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पे ही नाफिज होती है, क्योंकि उनकी वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है, नाकामी की वजह से महंगाई हो रही है। 68% यानी तकरीबन 10 में से 7 पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि हुकूमत इस मुसीबत की जिम्मेदार ठहराई जाती है। तो अवाम ने तो बिलाल साहब, लेकिन आपके ऊपर इस महंगाई का क्या असर हुआ है? जरा अगर आप सबके साथ आप बिलाल भाई का घरेलू बजट जानना चाह रही हैं? बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आई थिंक महंगाई का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि महंगाई गरीब तरीन अफराद के ऊपर सबसे भारी पड़ती है। जो पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% अफराद ऐसे हैं जो कि गुर्बत की शरह से थोड़ा से ऊपर या थोड़े से नीचे हैं। तो उनके लिए जब 15 से 20% महंगाई में इजाफा हो जाए तो वो लोग जो हैं वो तो गुर्बत की शरह से सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए सेहत अफोर्ड करना मुश्किल हो जाती है। ये वो लोग हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है क्योंकि खाने पीने के ऊपर पैसा खर्च करने पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो स्कूल में भेजना जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। तो मेरे और आप जैसे अफराद के लिए तो शायद महंगाई जो है वो काबिले कबूल भी है, कुछ हद तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एटलीस्ट नहीं, वैसे बिलाल भी आप किसी के लिए भी काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक आपके जो घर की चीज़ें होती हैं वो खरीदने जब आप जाते हैं मार्केट में, तो वो ग्रॉसरी हो या बाकी चीज़ें हो, हर चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो मेरे ख्याल में जो बजट है घर के वो बड़े आउट हो चुके हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अभी याद आ गया, मैं आपसे बात सवाल करना ही भूल गई। शाहजेब की बात से याद आया कि आई वेंट फॉर ग्रॉसरीज, भाभी ने, भाई ने, बच्चों ने काफ़ी चीज़ें ले ली थी। मैं भी चलती हूँ, तो मैं जो 2 चीज़ें उठाती थी उसकी जगह मैंने कहा चलो फिर मैं एक ले लेती हूँ जो मेरे बजट में आ रहा है। चलो अभी क्या इतना पैसा खर्च करना है। इंसान अब ये सोचने लगा है, ये सोच हो गई है
कि वाकई में हमारे कहा ना बर्दाश्त से लगता है कि नहीं है, अच्छा हम 2 की जगह चलो 1। बिलाल भी कोई ऐसा सर्वे भी करें कि इसमें ये मालूम हो सके कि पिछले 2-3 सालों में कितना महंगाई में इजाफा हुआ, अगर हम कंपेयर कर सकें तो कितनी चीजें महंगी हो गई हैं। बिल्कुल, हमने कुछ अर्से पहले एक सर्वे में ये सवाल भी लोगों से पूछा कि आपके ख्याल से इस साल महंगाई में इजाफा हुआ है, इमरान खान की हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ है, और अगर हम पिछली हुकूमतों से देखें तो 90% यानी ऑलमोस्ट एवरीवन का ये ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत में और पिछले 1 साल में पिछले दौरों के मुकाबले में महंगाई में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसका जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ आम पाकिस्तानी पे नहीं है बल्कि वो कारोबारों पर भी है। तो जब हम कारोबारों से सर्वे करते हैं, उनसे हम सवाल पूछते हैं कि आजकल आपके कारोबार की क्या है, क्या कैफियत है, तो वो ये कहते हैं कि कैफियत बहुत ख़राब है और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा महंगाई का मसला साहब, और इसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत दिलचस्प सर्वे आपने किया है बिलाल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने ज्वाइन किया है। ब्रेक ले लें। बिल्कुल लेते हैं, स्टे विद अस। और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। हम पूरे हफ्ते की जो हम देखते हैं रिपोर्ट रही है वो क्या रही है, स्टॉक मार्केट पर क्या असरअंदाज हुआ, क्या चीज़ें असरअंदाज हुई, किस तरीके से रवा हफ्ते की सूरत हाल रही स्टॉक मार्केट की। उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी हम देखते हैं, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। 100 इंडेक्स 45,700 पॉइंट्स की सतह पर आया, और इस तरह हम देख रहे हैं कि आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में क्या सूरत हाल है, वही सूरत हाल जानने के लिए जो हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद। शराज, बताइएगा उतार चढ़ाव कैसा रहा स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही हमने 100 इंडेक्स में इजाफे का जो सिलसिला है वो देखा। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और इस वक्त 100 इंडेक्स 45,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। और अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जाता रहा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा जो है वो पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गो के कोई बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ी गिरावट जो है स्टॉक मार्केट में नहीं देखी गई, और 100 से 150 पॉइंट्स रोजाना की बुनियाद पर कम या ज्यादा होते हुए हमें दिखाई दिए। और इसी वजह से हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में 45 और 44 हजार की जो सतह है वो बरकरार है। इस हवाले से फॉरेक्स जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि एक तरफ सियासी रस्साकशी की वजह से जो है स्टॉक ब्रोकर जो है वो मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही और ना ही कोई बड़ी फरोख्त देखी जा रही है मार्केट में। और इसी वजह से गुज़िश्ता कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। दूसरी जानिब एक तरफ स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है, तो दूसरी जानिब फॉरेक्स रिजर्व्स को बेहतर बनाने के लिए और रुपए को मुस्तहकम करने के लिए भी स्टेट बैंक की जानिब से कुछ सख्त इकदाम भी किए गए थे, और ये तमाम तर इकदाम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात दिखा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे थे कि डॉलर जूं बढ़ता जा रहा था, इन्वेस्टमेंट उससे मुतासिर हो रही थी, जबकि सरमायाकारों का जो एतमाद था वो बहाल नहीं हो रहा था, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स की जो फरोख्त है उसमें मुसलसल तेजी देखी जा रही थी, और स्टॉक मार्केट रोजाना की बुनियाद पर जो है गिरावट का शिकार हो रहा था। ताहम गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जहां सियासी रस्साकशी में कमी आई है, कल फाइनेंस बिल भी जो है वो अप्रूव हो गया है नेशनल असेंबली में, जिसके बाद से कुछ चीजें जो हैं वो आइंदा हफ्तों में आने के लिए क्लियर हो चुकी हैं, और इस हवाले से स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक माहिरीन इसको काफी ज्यादा मुस्बत करार दे रहे हैं, और यही बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट्स में बेहतरी देखी जा सकती है। मुख्तलिफ शोबों में जो है वो इन्वेस्टमेंट के जो जरिए हैं वो बढ़ सकते हैं। सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, फूड एंड बेवरेजेस, तमाम तर सेक्टर्स में जो है शेयर्स की कीमत है उनमें इजाफा देखा गया, और तवक्को यही है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में भी स्टॉक मार्केट जो है उसमें इजाफे का सिलसिला देखा जा सकता है। जी ठीक है, शराज अहमद बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन इस पर हमें आगाह कर रहे थे।
खैर हम आगे चलकर इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक मार्केट का जिक्र हुआ है, तो जो फॉरेक्स डीलर्स हैं उन्होंने हुकूमत को एक पेशकश की है जिसका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। उस पेशकश में ये बताया जा रहा है कि हुकूमत बैंकों को बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र लाने पर $6 फी डॉलर रिबेट देती है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 100 इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने की इजाज़त दे तो वो सालाना $10 अरब मुल्क ला सकते हैं। तो इस तरह से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है, और डॉलर की खरीदारी के हवाले से सख्त इकदाम से ब्लैक मार्केट मजबूत हो रहा है। ये तो हम देख रहे हैं, जब ब्लैक किया जाता है इस तरीके से तो ब्लैक मार्केट बहुत मजबूत होती जाती है। तो हम इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि मनी एक्सचेंजर्स को किन चैलेंजेस का इस वक्त सामना है, और साथ में जो मुल्क पर इसके क्या असरात हैं जो मुरतब हो रहे हैं। देखिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो एक्सचेंज कंपनी को दरपेश हैं, और इसी वजह से हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा था कि हमें अगर अब जिस तरह बैंकों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको रिबेट दिए जा रहा है, तो हम $10 अरब लाने की सलाहियत रखते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ गुज़श्ता 2005 से लेकर 2022-17 साल में एक्सचेंज कंपनी $35 अरब हुकूमत पाकिस्तान को विदाउट एनी चार्जेस फराम किए, फ्री ऑफ कास्ट। और जबकि ये बैंकों के ज़रिए अगर आते तो हुकूमत को $6 फी डॉलर के हिसाब से 210 अरब देने पड़ते। तो हमने हुकूमत को कहा कि हमने PTI दौर में इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था 2018 में, हमने अब तक $13 अरब दिए और $4 अरब सालाना लेके आ रहे हैं। हमें $6 अगर बैंकों की तरह रिबेट दिया जाए तो हम $10 अरब लाने की सलाहियत रखते हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके सेक्रेटरी साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी आप शौकत तरीन साहब से और गवर्नर स्टेट बैंक से अपने प्रपोजल पेश करें। तो हमारी गुज़श्ता हफ्ते जो मीटिंग हुई थी हमने ये चीज़ें बताई, तो उसका उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, शौकत तरीन साहब ने वादा किया इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो बैंकों को शेयर मिलता है आपको भी मिलेगा। तो ये अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्सचेंज कंपनी एक बहुत बड़ा सोर्स है, और इसको इस वक्त तकरीबन सिर्फ 5 कंपनियों के मनी एग्रीमेंट दिए हुए हैं इंटरनेशनल कंपनी, जबकि 300 काम कर रही हैं। तो हमने कहा जी आप 100 कंपनियां कम से कम हमें एग्रीमेंट करने की इजाज़त दें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर मीडिया से हम ला सकें। क्योंकि इस वक्त देखो IMF की मिसाल आपके सामने, $1 अरब के लिए हमने कितने उन्होंने हमसे लकीरें नाक की लगवाई हैं, उसके बाद भी अभी तक पता देते भी हैं कि नहीं देते, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब हमारा अपना सोर्स है उसको हम यूज़ करें। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, और उसको अगर हम अपने नेटवर्क में ले आते हैं हवाले उनके मुकाबला करने के लिए, ब्लैक मार्केट को मुकाबला करने के लिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारी फोर्स है वो एक्सचेंज कंपनी है। वही मुकाबला करके ये वर्कर मीडिया बढ़ा भी सकती हैं और ला भी सकती हैं। ला भी सकती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बजान साहब ये बताइए कि गैर मुल्क की जो करेंसी इस वक्त ऑब्वियसली ब्लैक भी, उसकी वजह भी आप बता रहे हैं साथ साथ, लेकिन इसे रोका किस तरह जा सकता है? अब इसके ऊपर जो है ये सबसे बड़ा जो है इसको ब्लॉक, सबसे पहला स्टेप, करेंसी फरोख्त होती रहती है ब्लैक, हाँ होती ही रहती है एब्सोल्युटली। तो उसको अब उसकी तरफ क्या इकदाम होने चाहिए या क्या प्लान है? ये तो वही मर्ज बढ़ता गया जो दुआ की, और जो डॉलर बढ़ता गया जो इकदाम किए। तो ये वही वाली मिसाल यहाँ पेश आ रही है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को माजी की अगर इकदाम के देखा जाए तो इनका कोई पॉजिटिव असर नहीं आया। जब से हुकूमत ने SIA को ये कहा कि जिन लोगों ने डॉलर खरीदे हैं पिछले 5 साल में, उनका आप डेटा लेके उनसे इंक्वायरी करें। होना तो ये चाहिए था कि FIA उन्हें डेटा एनालिसिस करती, और जिन लोगों ने डॉलर खरीदे हैं उन्होंने बैंकों में कितने जमा करे हैं, हेल्थ और एजुकेशन के कितने की, और उसके ऊपर एक कोई रिपोर्ट बना के देती, बजाय उसके FIA ने सब लोग बुलाना शुरू कर दिया और 4-4 घंटे उन्हें बिठाना शुरू कर दिया, उनसे सोर्स पूछना शुरू कर दिया। उसका नुकसान ये हो गया, लोगों ने अब ऑफिशियल मार्केट में आने ही छोड़ दी, वो ब्लैक को रुख कर ली। अब ना वो हम एक्सचेंज के डॉलर दे रहे हैं ना ले रहे हैं, तो उसका हवाला का भी ऑब्वियसली है ना, बहुत नुकसान है ना हवाला बंदी रोकने में भी ऑब्वियसली। जी जी मैं उसी तरफ आ रहा था, पूरा जवाब दे रहा हूँ आपको। उसके 2 नुकसान हुए, एक तो हुंडी हवाला का ट्रांजैक्शन बढ़ गई है। पहले हमारी हर महीने जो है, पिछले अगर रिकॉर्ड 3 महीने का देखें तो तकरीबन $3.25 अरब माना आ रही थी, जो कि कम हो गए अभी $2.5 अरब पे आ गई, उससे भी बल्कि कम हो गई, $2.40 अरब पे आ गई। तो हुंडी हवाला ऑपरेटर का वर्क कितना बढ़ गया। इस तरह एक्सचेंज कंपनियां रोजाना जो है 15 से 20
और 10 से 15 मिलियन डॉलर दे रही थी, वो कम हो के 7 से 8 मिलियन डॉलर आ गया, क्योंकि 5 से 6 मिलियन डॉलर ब्लैक मार्केट में चला जाता है। और इसकी बुनियादी वजह यह है ब्लैक मार्केट क्यों वजूद में आई है और हुंडी हवाला का क्यों कारोबार पर गया। जब से अफगानिस्तान का अकाउंट फ्रीज हुए हैं और तालिबान की हुकूमत आई है, तो अब उनके पास तो डॉलर है ही नहीं, वो डॉलर कहाँ से लेंगे? वहाँ तो खाने को मेरे ख्याल रोटी नहीं मिल रही, तो वो डॉलर कहाँ से उन्होंने देने हैं? वो अब हमारी मार्केट से डॉलर खरीद के अपना काम कर रहे हैं, और जिससे मुल्क। बहुत बहुत शुक्रिया बस्तान साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई में कहीं फिर नुकसान ही नुकसान है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मलिक बुस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज और एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सही कह रहे हैं वाकई में कि इस तरह मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है, और लाइक यू सेड कि किस तरह ब्लैक में जो है वो करेंसी मिलती है। बट लेट्स मूव अहेड शाहजेब, और अब हम चलते हैं जनाब और भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हमें हैं उसकी तरफ। बिल्कुल, अब हम लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर से कुछ खबरें अच्छी आती हैं जो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कुछ खबरें इस किस्म की आती हैं कि पानी की चोरी को रोकना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो पानी ज़ाया होता है उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से अब जितना पानी खर्च होगा उतना ही आपका बिल आएगा। ऐसी खबर आ रही है, इसलिए अब आप लोगों ने पानी इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करनी है, कोशिश करना है कि पानी ज़ाया ना हो। और पानी के मीटर लगाने के 2 साल पुराने मनसूबे को अब हतमी शक्ल दी जा रही है। साथ ये बताया जा रहा है कि जो मुआहदा है चीनी कंपनी के साथ वासा लाहौर का, वो तय पा गया है, और इस मंसूबे का बाकायदा आगाज कब से हो रहा है, किन चैलेंजेस का सामना है, ये तमाम सवालात हैं जो आज हम पूछेंगे अपने गेस्ट से, क्योंकि जाहिर बात है वैसे हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी को जाया ना होने दें। हम घरों पर भी खुले पानी छोड़ देते हैं, पता होता है कि पानी आ रहा है, खासतौर पर लाहौर में पानी बहुत जाया किया जाता है, बहुत ज्यादा। कराची में शायद इस बात की कदर है थोड़ी सी, नहीं आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है शायद। पानी हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें नहीं है इसकी कदर इतनी, क्योंकि अभी हमारे पास है, लेकिन जहाँ नहीं है हमें अंदाजा नहीं है ये तकलीफों में लो, और आई थिंक इससे जरा वैल्यू भी और बढ़ेगी। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये मीटर्स लगातार पानी का जाया होना रुक जाएगा, और सेकेंडली जो चोरी होना है पानी का उसमें भी कमी आएगी, उसमें मदद मिलेगी? देखें जी, दुनिया में आप देखें कि कोई भी चीज़ जब सप्लाई हो रही होती है, चाहे बिजली हो या गैस हो, तो वो मीटर के ज़रिए सप्लाई हो रही होती है, और उसके नतीजे में हम उस चीज़ को ज़ाया नहीं होने दे रहे होते। तो पानी वाहिद कमोडिटी है जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बग़ैर मीटरों के, आप किसी भी शहर में चले जाएं तो वो बग़ैर मीटरों के आ रहा होता है। और जिस शहर में पानी कम है वहाँ तो और बात है, लेकिन जहाँ पे पानी आ रहा होता है वो गलियों में छिड़काव के काम आ रहा है, लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं और फारग औकात में पाइप पकड़ के बाहर बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो पानी के ज़खायर हैं उन पर स्ट्रेस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। जिन शहरों में ज़मीन के नीचे का पानी यूज़ हो रहा है वो डिक्लाइन में जा रहा है और वो हर साल नीचे जा रहा है। तो इसका हल यही था कि हम हर कंज्यूमर के पास मीटरिंग कर दें, और मीटरिंग को भी ऑनलाइन रीडिंग का निज़ाम लगा दें। तो जाहिर साहब, मेरा सवाल है कि मीटर लगने के बाद जो है इनको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, किसने कितना पानी खर्च किया, वो किस बुनियाद पर जो है उसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? जाहिर साहब प्लीज बिल किस बुनियाद पर? हाँ, बिल कैसे बनेगा एग्जैक्टली? जी, इस वक्त जो मौजूदा टैरिफ है पानी का लाहौर में, वो गैलन्स की बुनियाद पे ही है कि कितने गैलन यूज़ होंगे उतना बिल आएगा। लेकिन चूँकि मीटर मौजूद नहीं थे तो हर घर में हमने एज्यूम कर लिया था कि जो 3 मरले का घर है वो 10,000 गैलन माहाना यूज़ करता है, तो उस बेस पे उसको बिल आ रहा था। इसी तरह से 5 मरले को हमने 12,500 गैलन के बुनियाद पे हर महीने बिल दे रहे थे। लेकिन अब जब मीटर लग जाएगा तो उसकी एक्चुअल रीडिंग हमारे पास आना शुरू हो जाएगी, और वो ऑनलाइन आएगी हमारे बिलिंग के निज़ाम में। तो जिसका घर भी साइज़ का है, हमने देखने हैं कि वो कितने गैलन यूज़ कर रहा है, जितने गैलन वो यूज़ करेगा उसी हिसाब से उसको बिल आएगा। और जो लोग कम पानी यूज़ करेंगे उनका बिल कम हो जाएगा, जो ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं उनका बिल बढ़ जाएगा। तो इससे एक जो यूनिफॉर्म बिल है और उसकी वजह से लोग पानी ज़ाया करते हैं, इसका खात्मा होगा। तो सर, मीटर सिस्टम पे अमल दरामद कराना कितना मुश्किल काम है शहरियों को ख़ास तौर पर, और इसके साथ ये भी बताएगा कि जब ये फैसला अब सुनाया जा रहा है तो आवाम का रद्द-ए-अमल कैसा आ रहा है इस पर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये मीटर्स लग जाएंगे तो उसके बाद क्या शहरी वाकई मोहतात हो जाएंगे पानी इस्तेमाल में? इसमें ये अच्छा सवाल है आपका। लाहौर में चूँकि हम एवरेज जो गैलन लोगों को चार्ज कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि 5 मरले को 12,500 गैलन हम चार्ज कर रहे हैं, तो जब वो देखने में आया, जब मीटर लगता है तो वो 12,000 से कम पानी यूज़ करेंगे। बल्कि मेरा जो अपना घर है 10 मरले का है और उसमें बिल 17,000 गैलन आ रहा था, तो मैंने एक मीटर लगवाया
तो उसका बिल आधा रह गया क्योंकि वो उतना यूज़ नहीं हो रहा था। तो पब्लिक में तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस है और वो चाहते हैं कि हमारे घर मीटर लगे ताकि हमारा बिल कम हो और एवरेज जो ज़्यादा चार्ज हो रहा है वो उससे चार्ज ना हो। तो इसकी एपिटाइट मौजूद है और इसमें पानी भी बचेगा और ज़ेर ज़मीन पानी जब ट्यूबवेल हम कम चलाएंगे और उसकी वजह से लाइनों में प्रेशर बढ़ने से पानी की क्वालिटी भी बेहतर होगी क्योंकि हर वक्त पानी आ रहा होगा, लोग कम यूज़ कर रहे होंगे, लाइनों में प्रेशर ज़्यादा होगा तो लाइन में बाहर से कोई चीज़ इम्प्योरिटी दाखिल भी नहीं हो सकेगी। तो ये क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्वांटिटी भी अच्छी हो जाएगी और लोगों को भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जाहिद साहब एक चीज़ यहाँ जहन में सवाल आ रहा है और वो ये है कि जब ये चीज़ आवाम की तरफ लेके जाएगी और इस फैसले के बाद उनका क्या रद्द अमल होगा और कि अगर ऐसा उनका कोई भी एग्रेशन आया, कोई भी उनका इस तरह का एतराज़ आया तो उसको जो है वो सामना कैसे करेंगे, उसकी कोई प्लानिंग हुई है? असल में गुड न्यूज़ ये है कि लाहौर में 24,000 मीटर पहले ही लगे हुए हैं घरों में क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं। तो जो जिनके घर मीटर लगे हुए हैं वो काफ़ी मुतमईन हैं और हमें सिफारिशें आ रही होती हैं कि हमारे घर मीटर लगाएं ताकि हमारा बिल कुछ कम हो। तो ये एक लाहौर के केस में लोगों में मीटर लगाने के लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा है बाकी शहरों से क्योंकि हमारा टैरिफ इस तरह का है कि एवरेज ज़्यादा चार्ज हो रही है और मीटर लगने से उनको फायदा होगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं ये मीटर्स लगने के बाद इस तरीके से चोरी भी रोकी जा सकेगी और इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकेगा, पानी का ज़िया होने किसी को भी रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया MD वासा सैयद जायद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मेरा बड़ा इंटरेस्ट है ई गेमिंग में। माया आपका है? बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। आप कौन सी गेम्स खेलती रही? कोई आप कंप्यूटर गेम्स, कोई इंटरनेट गेम्स सब खेलती रही? मुझे याद है अटारी और सेगा सबसे पहले बहुत पीछे चली। हाँ, और सबसे पहले इतनी क्रेजी हूं मैं। जस्ट इमेजिन ई गेम्स के आई नाउ प्ले ऑन PS4 और मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और तमाम गेम्स मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी की प्लेयर भी नहीं है। फिर तो हमारा ही तो आज पता लगा हमारा मुकाबला होना चाहिए। खैर पाकिस्तान में ई गेमिंग को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में ई गेमिंग का मुकाबला हुआ जिसमें शहरियों ने बड़ी दिलचस्पी ली। 5 इंटरनेट गेम्स उसमें शामिल की गई थी और इसी दिलचस्प मुकाबले के बारे में जानने के लिए कि इसमें क्या कुछ हुआ, ई गेमिंग में सब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमने आज राब्ता किया, हमें शो में ज्वाइन किया है मारूफ अदाकार, गुलकार, मेज़बान फ़ख्र आलम साहब ने। फ़ख्र आलम साहब बहुत शुक्रिया, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ई बहुत जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे बच्चे भी इसमें जो है वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं, साथ साथ आगे भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त ई गेमिंग में कहाँ खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम, आपको सुबह बखैर जनाब। ई स्पोर्ट्स और ई गेमिंग के हवाले से पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पर इस वक्त खड़ा है क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर ई स्पोर्ट्स या जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इस वक्त तकरीबन 300 अरब डॉलर की ये ग्लोबल इंडस्ट्री है जो कि पिछले 3 साल में ईयर ऑन ईयर 900% के रेट से ग्रो कर रही है। और जो अभी हमने ये गेमर्स गैलेक्सी टूर्नामेंट करवाया इस्लामाबाद में 2 दिन का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्राइस पूल 2 करोड़ रुपए जीतने वाली टीमों को जो है वो दिए गए। उसको जब हमने देखा कि वो किस तरह हुआ, यहाँ पर जो इंटरेस्ट उसका आया, तो उससे वाज़ेह हो रहा है कि ई स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद, मतलब उसके प्लेयर्स और खिलाड़ी मौजूद हैं, उसका इकोसिस्टम जो है वो मिसिंग है। और इंशाल्लाह जब अब हम इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे तो दिस वुड बी अ ह्यूज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और मैं ये बगैर किसी हेजिटेशन के कहने में बिल्कुल, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि आई पर्सनली बिलीव कि आने वाले वक्तों में ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में compete करेगा बड़े स्पोर्ट्स के साथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉमर्स ऑफ इट। और इंशाल्लाह। तो फखर भाई, इस्लामाबाद में ये इवेंट हुआ तो कौन कौन से ऑब्वियसली इसमें गेम्स मुकाबले में शामिल थे और कितने नौजवान गेमर्स ने जो है वो इसका हिस्सा भी बने, ये बताइए।
गैलेक्सी रेसर जो हमारी कंपनी है उसका पहला इवेंट था पाकिस्तान का, गेमर्स गैलेक्सी, और ये हमारा लॉन्च इवेंट था पाकिस्तान के अंदर। और इसका जो प्राइस पूल था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्राइस पूल था ई स्पोर्ट्स के अंदर, 2 करोड़ रुपए। 4 गेम्स हमने इसमें खिलाई, उसमें एक जो थी वो वैलोरेंट थी, एक पबजी, एक फीफा और एक टेकन। और साथ साथ में हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा हर गैलेक्सी के नाम से लड़कियों का टूर्नामेंट खाली करवाया वैलोरेंट के ऊपर, और उसका भी प्राइज मनी था। सो ये सब कुछ ये 2 दिन हमने पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद किया। और सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने आना था ओपनिंग सेरेमनी पर, उनको कोविड हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी बराह रास्त जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर खिताब किया और बड़ा इसको सपोर्ट दिया। और तकरीबन 1 लाख जब हमने ये इवेंट अनाउंस किया था तो हमने पहले कहा था कि आप लोग ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेलेंगे, तो हमारे पास कोई तकरीबन 1,16,000 या 17,000 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो हुई थी। 160,000 में से कुछ ड्रॉप आउट्स हुई थी चूँकि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं थी। 1,16,000 में से फिर वो लड़कियों ने खेल के पूरे पाकिस्तान में से हमने शॉर्ट लिस्ट किया तकरीबन 140 प्लेयर्स, जिनको हमने फ्लाई आउट किया, उनको होटल में ठहराया, उनको यहाँ पर फिर लैंड लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो है उनको आमने सामने किया और उनको आपस में कम्पीट कराया। ये याद रहे कि जो अभी तक ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में हो रहे थे तो वो बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स भी हुए हैं जो मैंने सुना है, मैंने देखे नहीं थे। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी गैलेक्सी रेसर की कोशिश है, और वो ये है कि ये जो ई स्पोर्ट्स और गेमर्स हैं इनको सुपरस्टार बनाया जाए, इनको बैनुल अक़वामी स्टार्स बनाया जाए। और पाकिस्तान में ऑलरेडी ऐसे ही जो हैं वो मिसालें मौजूद हैं। आपके पास अरसलान ऐश हैं जो कि टेकन के ग्लोबली जो है उनको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ सुपरस्टार, इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस 12 बैनुल अक़वामी टाइटल जीता हुआ है वो नौजवान हमारा। उसके अलावा हमारे एक और जो लड़का है वैलोरेंट का, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है मगर वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, कराची की पैदाइश वाला, और वो अब बैनुल अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है। तो गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट कराने का और आने वाली चीजें जो हमने अब ऑर्गेनाइज करनी है उसमें मकसद ही है कि हम नए सुपरस्टार्स पैदा करें। और ये न्यू एज गेमिंग है, ये न्यू एज स्पोर्ट्स है, ये दिस इज द फ्यूचर। इसको डिनाई करना या इसको ना करना, डू इट एट योर ओन पैरल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फखर भाई कि ये न्यू एज गेमिंग है और दौर बदल रहा है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बड़े स्पोर्ट्स के साथ अब कम्पीट करेगा ये मुकाबले जो हैं, और जो ई गेमर्स हैं खास तौर पर। और हम देखते हैं कि अब दौर इस तरीके से बदल रहा है कि पहले तो वालिदैन गुस्सा करते थे बचपन में कि बच्चे क्यों गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो जिस तरीके के इवेंट अब कराए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इन इवेंट्स का कराना कितना जरूरी है फखर भाई? मैं तमाम वालिदैन को बस ये मशवरा दूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों से बात करें। ये जेन जी है, ये मिलेनियल्स नहीं है, ये जनरेशन जी है। जब बचपन में ये बड़े हो रहे थे, जब ये बोल नहीं सकते थे, तो बहुत सारे वालिदैन ने अपने फ़ोन जो थे उनके सामने कार्टून लगा के रख देते थे। आपने इनको स्क्रीन पे इंगेज किया। हम सब ने, मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे भी बच्चे हैं वो भी इसी तरह इंगेज हुए स्क्रीन के अंदर। अब इनको इनकी स्क्रीन से दूर करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये डिजिटल स्पेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। इनको आने वाले वक्तों में ये क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, वहीं पे पेमेंट करेंगे, उनका बैंक भी वहीं पे होगा। मेटावर्स बन रही है, लोग मेटावर्स में प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं कि हम मेटावर्स के अंदर या वेब 3.0 के अंदर। ये सारी दुनिया जो है तब्दील होने वाली है। इस तब्दीली को समझिए और मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को, अगर उनकी गेमिंग के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट है तो उनको सपोर्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, उनसे कहें बेटा पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज पे तवज्जो जरूर करवाएं, लेकिन अगर वो गेमिंग में सीरियस हैं तो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जो है सेक्टर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर बहुत सी कामयाबियां आपके बच्चों को मिल सकती हैं। और इसमें याद रहे कि ये चूंकि इसमें आपका मैन टू मैन या फिजिकल वो नहीं है कांटेक्ट, ये सारा वर्चुअल स्पेस के अंदर है। तो इसमें जो है ना वो बड़े कद वाले का और छोटे कद वाले का या गोरे का और किसी और एक देसी का आपस में मुकाबला जो है वो बिल्कुल कांटे का और बराबर का होता है। एंड देयरफॉर उनकी अपॉर्चुनिटी टू शाइन मोर एंड टू बी एबल टू द वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप प्लीज अपने बच्चों को समझें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फखर भाई ये बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा प्लान है कि पाकिस्तान के जो अच्छे गेमर्स हैं, जैसे कि आपने इतना जिक्र किया और इतने अच्छे अच्छे गेमर्स के नाम बताए, उनको इंटरनेशनल इवेंट्स तक उनको लेके जा सके, उनको पहुंचा सके, उनको वो एक्सपोजर मिले जो एक्चुअली इसके वो हकदार भी हैं? आई बिलीव आने वाले जो अब 2 हमारे जो बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं इस साल की, उसमें है जनाब हम पाकिस्तान की सबसे पहली प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स लीग लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम गैलेक्टिक लीग। और उसके लिए 8 टीमें हैं। 2 टीमें जो हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 2 बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं, बहुत
डेवलपमेंट की तरफ और इम्प्रूवमेंट की तरफ सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं ज़बरदस्त। एक तो लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं आतिफ नईम राना, उन्होंने ली है टीम, और दूसरी जो है वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर ज़बरदस्त पाकिस्तानी जावेद आफरीदी हैं, पेशावर ज़ल्मी माने उन्होंने। तो 6 और टीमें जिनका हम ऑक्शन करेंगे आने वाले दिनों में। उसके अलावा जो हमने अनाउंसमेंट की है इस साल के लिए वो, और अब ये हर साल हम करते रहेंगे, इस के स्कूल्स और कॉलेजेस, पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस की नेशनल चैंपियनशिप ऑनलाइन टूर्नामेंट जिसका नाम हमने रखा है स्कॉलर्स गैलेक्सी। उसमें पूरे पाकिस्तान की टीमें जो है वो आपस में मुकाबला करेंगी और फिर जीतने वाली टीम जो है उनको चैंपियनशिप ट्रॉफी और बड़ा सा प्राइज मनी जो है वो मिलेगा। सो दीज आर ये हमारे प्लान्स हैं, और इधर से ही हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे उन प्लेयर्स को जिनको हम साइन अप करेंगे अपने पास गैलेक्सी रेसर इंटरनेशनल में। गैलेक्सी रेसर उनकी तरबियत बेहतर करेगी, उनकी कोचिंग, इंटरनेशनल कोचेज एस्टोनिया से, साउथ कोरिया से, जापान से, यूरोप से, वो उनको कोचिंग करते हैं। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी हम कोचिंग करवाते हैं दुनिया भर में। सो वी वांट टू डू दैट एंड टेक यू इंटरनेशनल, मेक यू ग्लोबल। नहीं वाकई फ़खर भाई, ये प्लानिंग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, प्लान ही बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो टीम्स खरीदी जा रही हैं ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। PSL की तरह अब ये टीम्स भी खरीदी जाएंगी और एक तरह से इसको प्रमोशन मिलेगी ई गेमिंग को। सर ये भी बताएं कि किसी भी चीज़ को, वाकई रेवोल्यूशन है ये, कि किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए, इवन हम PSL की बात करें या हम ई गेमिंग की बात करें, स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले ज़हन में स्पॉन्सर्स आते हैं, तो स्पॉन्सर्स की कितनी ज़रूरत है ई गेमिंग में, और उसके लिए खास तौर पर क्या किया जा रहा है, और नौजवान गेमर्स को स्पॉन्सर कैसे किया जाएगा, कौन करेगा? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर्स की बड़ी ज़रूरत होती है आपको ई गेमिंग के अंदर भी, जिस तरह हर स्पोर्ट्स में होती है। देखें जहाँ जहाँ स्पॉन्सरशिप है वो स्पोर्ट जो है बड़ा थ्राइव करता है। आप देख लें पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर जो है वो हर स्पॉन्सर की बड़ी तवज्जो होती है। हर स्पॉन्सर जो है चाहता है कि क्रिकेटर उनके इश्तिहार के अंदर हो। हर स्पॉन्सर चाहता है कि जब PSL हो या कोई सीरीज़ हो तो उस पर उनका बिल, वहाँ पर बाउंड्री पे बोर्ड लगा हो, उनके TV पे इश्तिहार आ रहे हो, उनके नाम का मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द सीरीज़ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह इस खेल में भी स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है, लेकिन हम एज गैलेक्सी रेसर अपने खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर स्पॉन्सर ना भी हो तो हम उनके सारे अखराजात उठाते हैं, हम उनको तनख्वाह देते हैं, हम उनको ट्रेनिंग के लिए जो उनकी पैसों के खर्चे होते हैं वो हम उठाते हैं। जब हम उनको पाकिस्तान से या उनके जिस मुल्क से भी, चूंकि दूसरे मुल्कों के भी हैं, उनको कहीं ट्रैवल कराते हैं तो उनका होटल का खर्चा, उनका ट्रैवलिंग का खर्चा, उनका खाना पीना, सारा कुछ जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर हम उनके पार्टनर बन जाते हैं उनकी इस सारी काविशों के अंदर। एंड देन जब वो कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो उसके पैसे आधे हम रखते हैं, आधे वो रखते हैं। आई मीन इट्स अ होल बिजनेस मॉडल टू दिस थिंग। सो और हम अभी, मैं खास तौर पे पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर्स मौजूद हैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि बिकम पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स नाउ। अभी इसके अंदर आप शामिल हो जाएं, क्योंकि बाद में शायद इसमें एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो। जिस तरह मुझे याद है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला साल हुआ था तो बड़े स्पॉन्सरशिप्स में बहुत सारे लोग जो थे वो हेजिटेंट थे, तो दूसरे सब लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि यार हमें भी इसमें जो है वो हिस्सा डालना है। इसी तरह स्पोर्ट्स का फरोग जबरदस्त, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। ई गेम्स का जो है वो फरोग शुरू हो चुका है। बेसिकली फरोग तो हमारे घरों में, बच्चों में, नौजवानों में था, लेकिन अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना, पाकिस्तान में इसका आगाज होना। फ़खर भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू यू टू एंड योर टीम, जो आप लोग इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड, बिकॉज आप सही कह रहे हैं कि एक बिल्कुल नई दुनिया है जिसमें हम कदम रख चुके हैं, और ये बेसिकली मिलेनियल्स नहीं है, इट्स जनरेशन Z। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। लेकिन जहां तक जनरेशन Z की बात हो रही है शाहजेब, अब जूस भी जो है ना वो मोबाइल फोन से बनेगा। ये कैसे पॉसिबल है कि आप मोबाइल फोन पे बटन दबाएं तो आपका जूस बन के मशीन से बाहर आ जाए? ये छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने ये इजाद की, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जनाब एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो अभी खुद बताएंगे आपको, लेकिन मैं हैरान थी कि आप अपने फ़ोन में एक ऐप डालेंगे और उस ऐप में एक बटन होगा और उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जूस कहीं और से फिजिकली निकलेगा। खबर है ये, और माया खानन से मुलाकात की, आपको दिखाते हैं। और मैं इस वक्त यहाँ पर शाहजेब के बगैर क्यों हूँ, किस लिए हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे तक एक खबर पहुँची, और जो खबर पहुँच रही थी मुझ तक वो कुछ ऐसी थी। चूँकि पाकिस्तान की यूथ जो है वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया शाहकार दिखाती है, यही सोचा आपको आज हम दिखाएंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही सस्पेंस भरी एक खबर। और वो ये है कि कभी सोचा है कि एक मोबाइल फ़ोन से क्लिक दबाएंगे और जूस निकल आएगा?
मैंने भी नहीं सोचा था, जब मुझे पता चला मैंने कहा मजाक कर रहे हो भाई लोग। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनाब इन स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने टीचर की और एक दूसरे की मदद से एक ऐसा ये यहाँ पर नेक्टर कैसल बनाया है जिसकी अंदर ये खूबी है कि एक फ़ोन में क्लिक करने से आपको ये जूस मिल सकता है। ये क्यों बनाया, ये ख्याल क्यों आया, क्यों ना उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में टीचर और उनके स्टूडेंट साथ हैं, रमज़ान और माज। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, नेक्टर कैसल, ये तो लोगों में सस्पेंस बन गया। ये है क्या भाई, हमें बताया तो जाए। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद मास खान है। हाँ। और ये हमारे टीचर हैं सर रमज़ान। हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स और हैं जो हमारा ग्रुप है। अच्छा। ये मिल के एक IoT बेस्ड जूस मशीन बनाई है। अच्छा ओके, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट के जरिए लोग जूस पी सकते हैं। अच्छा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन आती है, इंटरनेट के जरिए आप लोगों के प्रोफाइल इंटरनेट पे जा सकते हैं, इंटरनेट के जरिए लोगों से बातचीत हो सकती है, देख सकते हैं, लेकिन फिजिकली इंटरनेट के थ्रू कुछ आपको मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि हम लोग हमारा सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट चल रहा था एपटेक के अंदर। हाँ। तो हमने ये सोचा कि हम इस तरह की कोई चीज़ मशीन डेवलप करें। हाँ। जो इस वक्त माशरे के लिए ज़रूरत हो, सोसाइटी के लिए। सोडा शॉप्स खुली हैं जगह जगह, वहाँ क्या होता है मैन पावर लग रही होती है, आप जाते हैं वो आपको जूस निकाल के देता है। तो हमने सोचा कि हम इस तरह की चीज़ डेवलप करें। वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी पर जा रही है, तो हमने कहा इस तरह करें कि मोबाइल के थ्रू हम जूस निकाल सकें। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप सोडा शॉप्स के लिए यूज़ कर देंगे, वो पार्टीज होती हैं घर के अंदर, उसमें भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू सिर्फ लोगों के वॉलेट का जूस निकलता है, ये कैसा जूस है जो आप मोबाइल के जरिए निकलवा रहे हैं? ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमने डेवलप करी है। एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ 1 क्लिक पे आप जो जूस हमने 3 जूसेस के अंदर अभी लगाएं, तो आप 1 क्लिक पे आप जूस ले सकते हैं। यानी कि इस वक्त जो मैं 3 फ्लेवर्स देख रही हूँ, ये तीनों सिर्फ एक क्लिक के ऊपर निकल जाएगा और पीछे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। बात सही है, कोई भी नहीं है, नो चीटिंग। ओके, आई वांट टू सी। ओके, ये मेरे पास मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है, डाउनलोड की हुई है, एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। ठीक है, इस पे मैंने कोड किया हुआ है, इसको मैं आपको चला के दिखा दूँ किस तरह वर्किंग कर रही है। ये इस तरह वर्क कर रही है, 1 सेकेंड, ये 3rd। एक ऐप है जो आपके फ़ोन में है और वो उस फ़ोन से आपको जो फ्लेवर चाहिए, मुझे अगर ऑरेंज चाहिए तो आप ऑरेंज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑरेंज का जूस मिल जाएगा। मुझे पाइनएप्पल चाहिए तो पाइनएप्पल पे क्लिक करूंगा, पाइनएप्पल आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे। ओह माय गॉड, ये क्या बना दिया आपने। लेकिन ये ऐप, अच्छा मुझे डिटेल्स बताएं, ये ऐप बनाने में कितना टाइम लगा, कैसे बनाई, इसको बनाने में जो है कितना, मतलब कितना पैसे लग गए, कितनी रातें लग गई, कितनी दफ़ा गिव अप किया? प्लीज टेल मी एवरीथिंग। बेसिकली प्रोजेक्ट था बच्चों का। लास्ट सेमेस्टर में हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ाया जाता है, IoT पढ़ाया जाता है। अब आइडिया लेकर आना था बेसिकली। तो बच्चे जैसे हम सब आप लोग भी बाहर जाते हैं, तो सोडा मशीन, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बच्चा कहा। हाँ। लेकिन प्रोजेक्ट था ये बेसिकली प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो बस एक आइडिया चाहिए था। हाँ। तो ये सब चीज़ें देखी और फिर मशीन वगैरह की प्राइस वगैरह देखी, बहुत एक्सपेंसिव है, 5 लाख 8 लाख रुपए की है। तो जब इसके हार्डवेयर पे हमने रिसर्च की तो ये हम खुद बना सकते थे। तो ये फ्रेम हमारा अपना बनाया हुआ है, इसके बाद कोड है। ये आपने खुद बनाया है? जी। वाव। और उसके बाद जो है इसके बैक एंड के ऊपर मशीनरी लगी हुई है, कार्ड्स हैं, बिल्कुल, पाउचेस लगे हुए हैं इसमें, ये वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं, कुछ रिलेज वगैरह लगी हुई हैं। राइट। और प्रोग्रामिंग इसकी 2 तरीके से हो सकती है, एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्केच है। तो बेसिकली अभी तक हमने इनिशियल स्टेप लिया वो स्केच प्रोग्रामिंग से लिया हुआ है। ओके। तो लगभग 3-4 महीने लगे हैं इसको बनाने के लिए, और अराउंड 40,000 इस पर हमारा एक्सपेंस आ चुका है। 40-50 हज़ार लग गया। और तकरीबन कितने महीने लग गए? 3 महीनों में एक आइडिया को आपने प्रैक्टिकल तौर पे एक सैंपल बना दिया। ओ माय गॉड। अच्छा मैं ट्राई कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। मैं ये इनका फ़ोन पकड़ा ही जी मैंने इजाज़त के साथ, और मैं और कुछ नहीं खोलूंगी, फिक्र नहीं करो। आप मुझे बताओ कैसे पता चलेगा? इसको ऑन करेंगे आप। इसको ऑन करूंगी, इससे मशीन ऑन हो जाएगी? ये ऑन होगी, जूस आना शुरू हो जाएगा। जूस आना शुरू हो जाएगा, इससे ऑफ हो जाएगा। इससे ऑफ हो जाएगा। अच्छा मतलब ये लेना जितना लेना तो भी मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल आपके कंट्रोल। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इस तरफ कर लेती हूँ। फर्स्ट करें मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, ऑफ कर लो। ओह
तो ये जो ऐप है, इस किस नाम से ये ऐप है होगी? ये अभी हमने खुद डेवलप करी है। हाँ। तो ये ब्लूटूथ IoT ब्लूटूथ के नाम से हमने डेवलप करी है। ठीक है। इस वक्त अभी सिर्फ एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, इसको हम iOS पे भी लेके आएंगे और इस पे अब हमने पूरा इस पे पीछे भी कोड किया हुआ है, उस पे पीछे भी कोड हुआ। ओह वेरी नाइस। तो जो आप इसको आगे, एक सेकंड, एक और जूस, एक और ना, ये तो वाकई काम करता है भाई, ये तो मैंने भी देख लिया काम करके, पीछे कोई नहीं बैठा और सो नो चीटिंग, दैट्स अमेजिंग, प्लीज सी दिस। अच्छा नाउ मुझे ये बताइए कि अब इसको आपने, देखिए ये तो एक आपने सैंपल बनाया है, इसको आपको आगे भी लेके जाना है, आप क्या सोच रहे हैं, इसको प्लानिंग्स क्या हैं आगे लेकर जाने के लिए? क्या आप कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं या आप चाहते हैं कि इसको आप जगह जगह इसको इम्प्लीमेंट करें? किस तरह आप, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान फॉर नेक्स्ट कासम? फ्यूचर प्लानिंग कुछ इस तरीके से कि पहले भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा प्रोजेक्ट के हद तक रहते हैं और शोकेस में लगे हुए कि बच्चे का ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, आपने बना के सबमिट करवा दिया। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और पर हमारा ऐसा आइडिया नहीं है। हम अपने इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। बाकी पूरी कोशिश यही है कि अपने दम पर जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे लेकर आए। जस्ट इमेजिन अगर ये चीज़ मार्केट में आ जाए, हमारे पास इसके ऐप्स जो हैं वो अपने फ़ोन में हो, रास्ते में आ रहे हैं यार चलो दिल चाह रहा है जूस पीने का, चलो एक काम करते हैं, क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। अब हमें बेसिकली जो ऑन ग्राउंड जाके जब वो आएगा ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देखने में। अच्छा इसमें इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एप्लीकेशन आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल के अंदर तो इंटरनेट की भी आपको नीड नहीं है, सिर्फ आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए आप लोग आए। उम्मीद करते हैं आगे इनको स्पॉन्सर्स मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इट वाज ग्रेट मीटिंग देम और रखिएगा अपना ख्याल। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत बात वो ये कि कुछ तो अल्लाह की भी रजा होगी वरना दुआएं यूं ही दिल का हिस्सा नहीं बनती। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। शाज़िब और माया को दीजिए सिर्फ और सिर्फ पीर तक इजाजत। शाम 4 बजे देखिएगा रिपीट और हफ्ते में हमारा डेफिनेटली बेस्ट ऑफ देखना ना भूलिएगा। सवेरे पाकिस्तान की टीम आपसे कुछ दिनों की और कुछ घंटों की लेती है इजाजत। अल्लाह हाफिज़।